जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 111 टू 120 के सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, इफ ए कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल कंप्रेसिव लोड, द इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैक टू द हॉरिजॉन्टल इज ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 22.5 डिग्री एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, एक कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन है जिसमें सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक सॉइल सैंपल ले रहा हूँ जो कोहेसिव सॉइल सैंपल है, उसमें मैं वर्टिकल लोड लगाऊंगा तो इसमें इंक्लिनेशन ऑफ क्रैक्स टू दी हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा जो इंक्लिनेशन क्रैक बनेगा वो कितने एंगल में बनेगा, तो हमारा एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन ए डायरेक्ट shear box test, the plane of shear failure is predetermined. Option B, better control is achieved on the drainage of the soil in a triaxial compression test. Option C, stress distribution on the failure plane in case of triaxial compression test is uniform. And option D, unconfined compressor test can be carried out for all type of the soil. तो इसमें हमको ढूंढना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन आपको बोला जा रहा है इन ए डायरेक्ट shear box टेस्ट द प्लेन ऑफ shear failure is predetermined। ये हमारा बिल्कुल सही इन्होंने बोल रहे हैं कि हमको पता है डायरेक्ट shear टेस्ट में हमारा shear failure हमारा प्रीडिटरमाइंड है। इसमें हमने उनका एजम्पशंस लिया था कि वो पहले इसी जगह से टूटेगा, मतलब प्रीडिटरमाइंड था। तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, बेटर कंट्रोल इज अचीव्ड ऑन द ड्रेनेज ऑफ सॉइल इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं ट्राइएक्सियल shear कंप्रेशन टेस्ट में हम लोग 3 टेस्ट करते थे। एक तो CD टेस्ट करते थे, फिर दूसरा हम लोग UU टेस्ट करते थे, तीसरा हम लोग CU टेस्ट करते थे। मतलब ये तीनों टेस्ट हम लोग अब अच्छे ढंग से करते थे और बेटर कंट्रोल इसमें हम लोग अचीव करते थे। तो बी भी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेल्योर प्लेन इन केस ऑफ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ट्राइएक्सियल टेस्ट में हमारा shear फेल्योर हमारा प्रीडिटरमाइंड नहीं था, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फेल्योर प्लेन इन केस ऑफ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म। मतलब ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट कैन बी कैरीड ऑन ऑल टाइप ऑफ द सॉइल। ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमको पता है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट हमारा सिर्फ क्ले के लिए यूज होता है, मतलब कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 113, इफ द shearing stress is 0 on the two plane, the angle between two plane is। सबसे पहले हमको समझना है इस क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। तो आपको प्रिंसिपल प्लेन पता होगा कि ऐसा प्लेन जिसमें हमारा 0 shear stress होता है, ओनली हैव नॉर्मल स्ट्रेस, ओनली हैव नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब उसमें 0 shear stress होता है, उसमें सिर्फ होता तो क्या है, तो नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है। अब हमको पता है कि प्रिंसिपल प्लेन इज ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हमारा प्लेन है वो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब हम समझ जाइए कि एंगल बिटवीन टू प्लेन कितना होगा। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए 45 डिग्री है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 90 डिग्री, हमने देखा अभी म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस डेविएटर स्ट्रेस ऑन द सॉइल स्पेसिमेन प्रोड्यूस shear स्ट्रेस ऑन। अब हमको पता है, हमने पढ़ा था ट्राइएक्सियल shear स्ट्रेस में कि डेविएटर स्ट्रेस जो हमारा प्रोड्यूस करेगा shear स्ट्रेस, वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को छोड़ के हर एक जगह पे लगेगा। तो हमको इसमें क्या ढूंढना है कि ऑल प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नहीं लगेगा, वर्टिकल प्लेन में भी नहीं लगेगा,
बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन, नहीं लगेगा। मैंने क्या लिखा, ऑल प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन, दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, the state of stress on a plane inclined at an angle of 45 degree to the horizontal plane is represented on the Mohr circle by a point at which option A normal stress sigma 1 plus sigma 3 by 2, shear stress is sigma 1 minus sigma 3 by 2, option B normal stress is sigma 1 minus sigma 3 by 2 and shear stress is sigma 1 plus sigma 3 by 2, option C normal stress is sigma 1 plus sigma 3 by 2 and shear stress is 0 and option D both normal stress and shear stress are equal। तो हम लोगों ने मोहर सर्कल में हमने एक्सप्रेशन देखा था कि मोहर सर्कल में नॉर्मल स्ट्रेस जो हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने देखा था नॉर्मल स्ट्रेस में मोहर सर्कल के एक्सप्रेशन में। फिर दूसरा टाउ का हमने देखा था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 साइन 2 थीटा। अब इस एंगल में आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री, तो आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो चलिए इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 कॉस कितना हो जाएगा 2 इंटू 45 मतलब 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 हमारी क्या होती है 0 होती है। 0 को किसी भी मल्टीप्लाई से करेंगे 0 तो वो 0 ही हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह हमको शियर स्ट्रेस निकालना है, तो शियर स्ट्रेस में हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। अब यहाँ पे साइन 2 इंटू 45 मतलब 90 डिग्री, हमको पता है साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 हमारा 1 होता है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ही दिया हुआ है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, ये बिल्कुल सही है नॉर्मल स्ट्रेस का। फिर दूसरा है शियर स्ट्रेस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि आपको दिए रहेंगे सिग्मा 1 दिए रहेंगे, सिग्मा 3 दिए रहेंगे। सिग्मा 1 मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए रहेंगे, सिग्मा 3 हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए रहेंगे। अगर दूसरे ढंग से आपको समझना है तो आप लिख सकते हैं सिग्मा 1 को हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल सकते हैं, सिग्मा 3 को हम लोग मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो इस ढंग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। In question number 116, in triaxial compression test, when drainage is allowed during first stage only and not during the second stage, the test is known as। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है, जिसमें हम बता रहे हैं कि when drainage is allowed during the first stage, अगर ड्रेनेज अलाउड है तो हम इसको बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड टेस्ट, कंसोलिडेटेड स्टेज बोल सकते हैं क्योंकि ड्रेनेज अलाउड है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज, मतलब ड्रेनेज सेकेंड स्टेज में अलाउड नहीं है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं अनड्रेन्ड स्टेज। अब ये दोनों स्टेज को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा CU टेस्ट, मतलब कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में हमारा ड्रेनेज बोथ अलाउड है। ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अब यहाँ पे पहले में हमारा ड्रेनेज अलाउड था, दूसरे में हमारा ड्रेनेज अलाउड नहीं है, दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, व्हेन ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर ओनली इन ए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, द मोहर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द सैंपल इज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चारों आपको ग्राफिकल मेथड से दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर हमारा फ्लूइड प्रेशर लगा हो तो आपको समझ जाइएगा मोहर सर्कल में हमारा सर्कल नहीं बनेगा। याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर हमारा प्रेशर की बात कर रहा है तो मोहर सर्कल में हमारा सर्कल नहीं बनेगा। तो चलिए इन चारों फिगर में देखिए सर्कल कहाँ कहाँ नहीं है। तो ऑप्शन बी में हमारा सर्कल दिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी में हमारा सर्कल दिख रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी में हमारा सर्कल दिख रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में देखिए हमारा सर्कल नहीं दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। अब पॉइंट दिख रहा है तो दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। और ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ये ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस, मतलब एक्स एक्सिस में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस रहता है,
वाई एक्सिस में हमारा शियर स्ट्रेस रहता है। तो याद रखिएगा जब भी फ्लूइड प्रेशर की बात होती है तो आपको पॉइंट ढूंढना है, सर्कल नहीं ढूंढना है। दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, व्हेन ए सैंपल ऑफ सैंड इज सीयर्ड under undrained condition, then volume of dense sand increases as that of loose sand decreases. Option B, volume of dense sand decreases and that of loose sand increases. Option C, volume of both dense sand and loose sand decreases and option D, volume does not change. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हेन ए सैंपल सैंड इज सीयर्ड अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। यहाँ पे देखिए अनड्रेन्ड कंडीशन का मतलब क्या है, एक बार तो हमारा ड्रेन्ड हो चुका है, अब ड्रेन्ड होने वाला नहीं है, मतलब अनड्रेन्ड कंडीशन बोला गया है। अनड्रेन्ड कंडीशन हमारा वॉल्यूम को चेंज नहीं होगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डेंस एंड इंक्रीजेज। जहाँ पे इंक्रीजेज डिक्रीजेज अनड्रेन्ड में रहेगा तो वो नहीं होगा। तो पहला दिया हुआ इंक्रीजेज डिक्रीजेज, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी फिर से डिक्रीजेज इंक्रीजेज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी फिर से डिक्रीजेज, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अनड्रेन्ड कंडीशन में हमारी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब्ड शियर स्ट्रेंथ टू द रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ इन ए कोहेसिव सॉइल अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन इज। अब देखिए ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि अनड्रेन्ड Q मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर अनडिस्टर्ब टू डिस्टर्ब स्टेट, अनडिस्टर्ब टू QU का डिस्टर्ब स्टेट, इसे हम बोलते थे सेंसिटिविटी, इसे हम बोलते थे सेंसिटिविटी। अब हमने बताया था कि सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कब होगा, जब हमारी सॉइल की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा ही होगी, मतलब ग्रेटर देन 1, तभी हम लोग उसको बोलते हैं सेंसिटिव सॉइल। हमने देखा था कि सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसेंसिटिव सॉइल। अब इनसेंसिटिव सॉइल कौन सा सॉइल हो सकता है, जो भी बड़े टाइप के सॉइल है, जैसे हमने बोला ग्रेवल है, दूसरा सैंड है, ये सब कैसा सॉइल है, इनसेंसिटिव सॉइल है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेंसिटिविटी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखिए लो सेंसिटिविटी मतलब वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से 4 के बीच में स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारा 0 और 1 हमारा कंसिडर नहीं होगा, मतलब 2 मतलब ग्रेटर देन 1। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं। 0 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिव, 1 भी रहा तो बोलेंगे इनसेंसिटिव। ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे सेंसिटिव स्टार्ट हो रही है 2 से, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्राइएक्सियल टेस्ट व्हेन द सेल प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.10 न्यूटन मीटर स्क्वायर से लेके 0.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द पोर वाटर प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.07 टू 0.15, दिस स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर इज। मतलब यहाँ पे स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर बी का पूछ रहा है, ए का नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे चलिए हम लोग स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर का हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो इसकी स्कैम्पटन्स पोर वाटर की इक्वेशन होती है डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब क्या, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। डेल्टा यू को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बचेगा, बी डेल्टा क्यू। इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सेल प्रेशर। क्यों सेल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 3 है। सिग्मा 3 को हम लोग बोल सकते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल सकते हैं, सेल प्रेशर बोल सकते हैं, कन्फाइनिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं। अब हमारा ये इक्वेशन बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी, यहाँ पे हम लोग डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू u1 प्लस u2, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। पहला जो है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू हमारा रहेगा सेल प्रेशर, और डेल्टा यू तो हमारा पोर वाटर प्रेशर है। अब बी हमारी वैल्यू निकालनी, तो बी मतलब यहाँ पे ही बी आ रही है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा यू इक्वल टू बी डेल्टा सिग्मा 3 बन जाएगा। अब देखिए डेल्टा यू हमारा चेंज इन पोर वाटर प्रेशर कितना हो रहा है, तो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर हमारा 0.07 से लेके 0.15, मतलब 0.15 माइनस 0.07 ये लिख सकते हैं। और हमको वैल्यू बी की निकालें तो बी तो हम लोग लिख लेंगे। फिर डेल्टा 3 मतलब सेल प्रेशर की बात हो रही है, तो सेल प्रेशर कितनी दी गई है, 0.10 से लेके 0.216, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.26 से लेके 0.10। अब हमको पता है 0.15 से लेके 0.07 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.08 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमारी बी कितनी हो जाएगी,
0.16 आएगी। हमको b निकालना है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.16। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/16। 8/16 मतलब 1/2। 1/2 मतलब कितना 0.5। मतलब b की वैल्यू हमारी जो हमारा कोफिशिएंट है a और b हमारी जो कांस्टेंट है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.5 आ गई। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.5, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारा -0.5, ऑप्शन सी दिया हुआ 2, ऑप्शन डी दिया हुआ -2। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.5। दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर।